हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। जीके जी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर लाए हैं वीडियो, जो 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम वीडियो थोड़ा डिफरेंट टाइप के लाए हैं। अभी तक मैं करंट अफेयर जो भी वीडियो लाता था वो कैसी थी, ऑब्जेक्टिव थी, एमसीक्यू बेस पे थी। ठीक, बट आज मैं जो वीडियो लाया हूँ ये जुलाई 16 से 22 जुलाई के बीच वीकली करंट अफेयर है। और डिस्क्रिप्टिव लाया हूँ, पॉइंट वाइज लाया हूँ, फैक्ट वाइज लाया हूँ, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम हर चीज़ डेट वाइज चलते चलेंगे। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट है 16 से 17 जुलाई। किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना का उन्नत संस्करण लॉन्च किया। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना का उन्नत संस्करण पेश किया। कौन? गुजरात सरकार ने। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार करने की अनुमति ही देता है, जो कि 5 लाख रुपए की पिछली सीमा से अधिक है। पिछली बार 5 लाख थी, इस बार 10 लाख कर दी गई। राज्य में कुल 2027 सरकारी अस्पताल, 803 निजी अस्पताल और 18 केंद्र सरकार के अस्पताल चिकित्सा उपचार और सर्जरी कराने के लिए अधिकृत हैं। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अगला बेटा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 2023 में एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो OECD के 2023 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक के अनुसार वर्तमान में AI के परिणाम स्वरूप रोजगार पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभावों के सीमित सबूत हैं। OECD मतलब द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्टेब्लिशमेंट 1995 में ये भारत ने से पार्टिसिपेट किया था। टोटल इसमें 38 कंट्री हैं OECD में, और इसका हेडक्वार्टर बेटा पेरिस में है। ठीक, और इसके प्रेसिडेंट मैथ्यूस कॉरमैन हैं। राइट, उसके अलावा बेटा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका है इसमें, बोला था केर पूजा उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो केर पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। बेटा त्रिपुरा भारत का राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, वह जहाँ पर केर पूजा एक हिंदू त्यौहार है जो खारची पूजा के एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है और सुरक्षात्मक देवता केर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यह मुख्य रूप से त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह 1 शताब्दी पुराना पारंपरिक त्यौहार है। 1 शताब्दी पुराना पारंपरिक त्यौहार है। ठीक, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, और CM है मनिक शाह। ठीक, CM है चीफ मिनिस्टर मनिक शाह है। ठीक, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है चौथा, फ्रांस में मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए 5 साल का वर्क वीज़ा दिया जाएगा। ये भारत सरकार ने ऐलान किया है। तो कहा गया एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले जो भारतीय छात्र हैं उनके लिए विस्तारित पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की घोषणा की है। नई वीज़ा अवधि को बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया गया, जिसमें छात्रों को नौकरी के अवसर तलाशने और अपने अध्ययन के क्षेत्र में मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यह घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को अपने संबोधन के दौरान, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच संबंध और मजबूत हुए। ठीक, और वहीं पे ही फ्रांस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान से प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास रच दिया। ये पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इतना बड़ा ये अवार्ड मिला फ्रांस का। ठीक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 13 जुलाई 2023 को एलिसी पैलेस में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। तो परीक्षा में आ जाएगा कि फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कहाँ दिया गया था। तो फ्रांस में दिया गया था। अगर पूछ लीजिए फ्रांस में कहाँ पे दिया गया था, तो एलिसी पैलेस में दिया गया था। ठीक, कहाँ पे? एलिसी पैलेस में। राइट, अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस, तो एक महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित तो किया गया। यह सम्मान भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में इनके महत्वपूर्ण योगदान और साझा मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता व मान्यता दी गई। ठीक बेटा, अगर बात की जाए ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड जो है फ्रांस द्वारा प्रदत्त उच्चतम स्तर का विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। यह असाधारण योग्यता का प्रतीक है और उन व्यक्तियों को मान्यता
देता है जिन्होंने समाज में कूटनीति, कला और सेना में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के उन प्रमुख नेताओं की कतार में शामिल हैं जिन्हें उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। इनसे जिनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल शामिल हैं। ठीक, एंजेला मार्केल को दिया गया, नेल्सन मंडेला को और नरेंद्र मोदी को दिया गया। हाँ, ये एक असाधारण अवार्ड नहीं है, बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक, लीजन ऑफ ऑनर 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित लीजन ऑफ ऑनर एक विशिष्ट आदेश था जो 5 वर्गों में विभाजित था। लीजन का रिबन लाल है और बेज में ओक और लॉरेल पुष्पमाला पर लटका हुआ 5 सशस्त्र माल्टीज तारांकन है। ठीक, इस तरह अवार्ड ये है। ठीक, तो ये फ्रांस से संबंधित जितनी चीज़ें थी मैंने बता दी। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के तहत क्या बताया गया, भारत ने खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए संशोधन की मंजूरी दे दी। खनिज अन्वेषण के लिए, ठीक है, जो मिनरल्स माइन खुदाई उदाई के लिए इनकी परमिशन दे दी। क्या है, तो भारत सरकार ने खान, माइंस और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी। 1957 में अमेंडमेंट कर दिया कि उस समय जो खनिज निकाले जाते थे उससे संबंधित कहा गया। इन संशोधनों का उद्देश्य लिथियम, सोना, चांदी, तांबा और जस्ता जैसे खनिजों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ देश में खनिज अन्वेषण और विकास को प्रोत्साहित करना है। यह बदलाव 2014 के बाद अधिनियम में 5वां संशोधन है। लिथियम और गहराई में मौजूद खनिजों को बढ़ावा देता है। संशोधित अधिनियम के प्रमुख परिणामों में एक लिथियम की खोज और खनन में अपेक्षित वृद्धि है, जो इलेक्ट्रिक वाहन युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिथियम के साथ साथ सरकार का लक्ष्य सोने, चांदी, तांबा और जस्ता जैसे गहरे खनिजों की खोज को प्रोत्साहित करना है। नई अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज कौन कौन से हैं, तो बात की जाती है इसमें क्या है, तो इसमें कहा गया कि नई जो सूची है इसमें लिखा है संशोधित अधिनियम में एक नई अनुसूची शामिल है जो अन्वेषण और निष्कर्षण के लिए पात्र खनिजों में निर्दिष्ट करती है। इसमें तांबा, टेलुरीन, सेलेनियम, सीसा, जस्ता, कैडमियम, इंडियम, सोना, चांदी, हीरा, रॉक फॉस्फेट, एपेटाइट, पोटास और दुर्लभ पृथ्वी समूह के तत्व शामिल हैं। ठीक, तो ये चीज़ खोजबीन जो थी, जो संशोधन किया गया कि 1957 खनिज संशोधन अधिनियम, ठीक है, जिसमें इन चीज़ों को आगे इन सब चीज़ों की भी निष्कर्षण किया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC इराक में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण ब्लॉक में फिर से काम शुरू करेगा। अभी तक इराक में ONGC काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब काम करेगा। तो इराक ने भारत को कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। सरकारी कंपनी ONGC विदेशी लिमिटेड ओवेल अब इराक में अपनी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण ब्लॉक में परिचालन फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है, जो 2003 से अप्रत्याशित स्थिति में थी। मतलब 2003 से भारत में ONGC जो है इस पर काम नहीं कर रही थी। ठीक, अब इस पर परमिशन मिल गई है। कहा जाता है इराक भारत के लिए एक प्रमुख कच्चा तेल आपूर्ति करता है। हमारा जो कच्चा तेल है, रॉ ऑयल है, हाल ही के दिनों में इराक भारत के लिए कच्चे तेल के एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। अपने प्रचुर तेल भंडारों और अनुकूल व्यापार संबंधों के साथ इराक भारत की बढ़ती मांग के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023 में इराक भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा, जिसमें कुल 33.37 बिलियन डॉलर मूल्य का 50.31 मिलियन टन तेल प्रदान किया है इराक ने। ठीक, ये चीज़ इराक में OVL का अन्वेषण ब्लॉक, इराक में ONGC विदेश लिमिटेड का हाइड्रोकार्बन अन्वेषण ब्लॉक, जिसमें ब्लॉक 20 पूर्व में 8 थे के नाम से जाना जाता है, सुरक्षा चिंताओं के कारण 2003 से अप्रत्याशित स्थिति में है। हालांकि अब ब्लॉक में परिचालन फिर से शुरू करने की संभावना पर चर्चा हो रही है। परिचालन फिर से शुरू होने जाने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें सुरक्षा स्थिति और अन्य पहलू शामिल हैं, जिनके लिए स्पष्टता की आवश्यकता है। अन्वेषण ब्लॉक में OVL की संभावित वापसी अपने ऊर्जा निवेश विस्तार करने और इराक के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। ठीक, अगला है क्वेश्चन 8 नंबर, AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने AI फॉर इंडिया 2.0 नामक एक अभियान AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये ऑनलाइन है, निःशुल्क भी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आवश्यक
कौशल से लैस करना। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए समय महत्वपूर्ण कदम है। कौशल विकास हेतु सहयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम में स्किल इंडिया और आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद की इनक्यूबेटेड कंपनी GUVI के बीच एक संयुक्त पहल है। यह सहयोग AI के व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ लाता है। समावेशिता को महत्व को पहचानते हुए इस कार्यक्रम को 9 भारतीय भाषाओं में क्यूरेट किया गया है। 9 भारतीय भाषाओं में क्यूरेट किया गया है। ठीक, अगला है बेटा क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट 2023 युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगी भारतीय सेना। नोमैडिक एलिफेंट 2023 युद्ध अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना में भाग लेगी। कैसे? तो भारतीय सेना की टुकड़ी नोमैडिक एलिफेंट 2023 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए मंगोलिया की महत्वपूर्ण यात्रा पर निकली। यह वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत और मंगोलिया के अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाने के, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्र सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में करेगा। 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटोर में होने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक, भारतीय सेना की टुकड़ी, तो भारतीय सेना की टुकड़ी में 43 कर्मी शामिल हैं जो मंगोलिया के मिशन पर निकले हैं। ये समर्पित सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और सकारात्मक सैन्य संबंध बनाने की दिशा में भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भागने वाली रेजिमेंट कौन सी है? भारतीय सेना के जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेगी। इस रेजिमेंट के पास चुनौतीपूर्ण इलाकों में काम करने के एक समृद्ध इतिहास और विशेषज्ञता है। किसके पास? कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये याद रखना। ठीक, कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, राइट। अगला बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022 जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि यह भारत में राज्य सरकारों के सशक्त बनाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये निर्णय लेने में सहायता करने में, ताकत की पहचान करने में, कमजोरियों को दूर करने में और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश भर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। क्या करना है? निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। ठीक, तो विश्लेषण के 4 स्तंभ हैं बेटा। EPI 2022 रिपोर्ट 4 प्रमुख पहलुओं पर विचार करके राज्यों को केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति का आकलन करती है। नीति, व्यापार, वातावरण, निर्यात बुनियादी ढांचा और निर्यात उपलब्धि। ठीक, शीर्ष प्रदर्शक जो राज्य थे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे निर्यात में, यानी एक्सपोर्ट में। ठीक, आर्थिक विकास और उत्पादकता में योगदान। तो आर्थिक विकास है, जब पैसा आएगा, दूसरे देश सामान जाएगा, पैसा आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है आर्थिक विकास होगा। ठीक, तो EPI रिपोर्ट निर्यातक फर्मों के महत्व पर जोर देती है। यह देखते हुए घरेलू फर्मों की तुलना में अधिक उत्पादक है, उनकी उपस्थिति कुशल श्रम की मांग और उत्तेजित करनी है, जो राज्य के भीतर समग्र उत्पादकता, राजस्व, नौकरी की गुणवत्ता और औद्योगिक बुनियादी ढांचों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक, ये सब चीज़ें EPI के अंतर्गत आती हैं। अगला है क्वेश्चन, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। मतलब इसमें कहा गया केंद्र मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुभारंभ सहारा समूह से जुड़े जमाकर्ताओं के लिए आशा लेकर आया है। इस पोर्टल का उद्देश्य अपने पैसे वापस पाने का दावा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। शुरुआती चरण में 5,000 करोड़ रुपए तक आवंटन के साथ साथ पहला जमाकर्ताओं को बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगी। रिफंड राशि और दावा प्रक्रिया। शुरुआती चरण में रिफंड पोर्टल के जरिए कुल 5,000 करोड़ रुपये भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक जमाकर्ता इस चरण के दौरान अधिकतम 10,000 रुपये का दावा करने के लिए पात्र हैं। एक सफल दावा करने के लिए जमाकर्ताओं को 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले उनका आधार और उनके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। दूसरा, इन्हें अपनी जमा रसीदें प्रदान करनी होंगी और एक निर्दिष्ट फॉर्म भरना होगा। इतना काम करना होगा तब जाके काम होगा। ठीक,
समय सीमा और आश्वासन। जमाकर्ता उम्मीद कर सकते हैं कि पोर्टल पर दावा दायर करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उनका रिफंड उनके बैंक खातों में जमा हो जाएगा। 45 दिन मतलब 1.5 महीने पूरे। ठीक, ये सहारा के लिए केंद्र गृह मंत्री ने फैसला लिया है, बोला है, और इस समय पोर्टल पे इसके फॉर्म फिलअप हो भी रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर कोरिया ने ह्वेनसांग 18 ह्वानशोंग 18 अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। उत्तर कोरिया ने हाल ही में यह जो नवीन हथियार लॉन्च किया है, यह बैलिस्टिक मिसाइल है और महत्वपूर्ण है, यह ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाली पहली उत्तर कोरिया मिसाइल है। मतलब ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाली पहली उत्तर कोरियाई मिसाइल है। ठीक, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? ICBM लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जो परमाणु हथियार ले जाने में क्षमता रखती हैं। 5500 किलोमीटर से अधिक की सीमा के साथ इन्हें अंतर महाद्वीप मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर कोरिया, रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, भारत और इजराइल सहित 8 देशों के पास भूमि आधारित ICBM है। ठीक, परीक्षण एवं उड़ान का प्रभाव। ह्वानशोंग 18 मिसाइल का परीक्षण उड़ान उल्लेखनीय 74 मिनट तक चली, जिसमें यह उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण के लिए अब तक का सबसे लंबा टाइम था, जो रिकॉर्ड बना दिया। यह उत्तरी जापान में ओकुशुरी द्वीप में लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम में उतरी। 250 किलोमीटर पश्चिम में उतरी। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा है 13। एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी पर भारत और फ्रांस सहयोग करेंगे। एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी पर। ठीक, इसमें क्या कहा कि भारत और फ्रांस ने वैमानिक प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व सहयोग शुरू किया। इस संयुक्त विकास का उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है और विशेष रूप से लड़ाकू विमान इंजन और भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के इंजन के क्षेत्र में। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस यात्रा के दौरान की गई थी। यह दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी एक महत्वपूर्ण मूल का पत्थर होगा। ठीक, F-14 इंजनों के लिए GE एरोस्पेस समझौता। एक बड़े विकास में जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस ने F-414 इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इन इंजनों का उपयोग भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 विमान में किया जाएगा और समझौते में 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। F-414 इंजन में 98 किलो N का थ्रस्ट होता है। ठीक, AMCA मार्क सेकंड इंजन के लिए सफरान SA के साथ बातचीत। भारत AMCA मार्क थर्ड के लिए इंजन के विकास के लिए प्रसिद्ध फ्रांसीसी विमान इंजन निर्माता सफरान SA के साथ चर्चा कर रहा है। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत का भविष्यवादी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह चर्चा इंजनों के लिए पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त करने केंद्रित है, क्योंकि AMCA को 110 kN के थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान फ्रांस से लिए जाएंगे और फ्रांस के माध्यम से साथ में बनाए भी जाएंगे भारत में ही। ठीक, नेक्स्ट है नमदा परियोजना। नमदा परियोजना क्या होती है? यह विश्व युवा कौशल विकास के आधार पर उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों के तहत बैच को हरी झंडी दिखाई। यह पहल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कार्यान्वित नमदा परियोजना का हिस्सा है। नमदा शिल्प में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण। नमदा परियोजना के तहत कश्मीर के 6 जिलों श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बडगाम और अनंतनाग के लगभग 2200 उम्मीदवारों ने नमदा शिल्प की कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया और यह परियोजना इस लुप्तप्राय कला को संरक्षित करने के स्थानीय बुनकरों को कारीगरों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण मील का है। भेड़ की ऊन और फेल्टिंग तकनीक से नमदा का निर्माण। नमदा शिल्प में भेड़ के ऊन का उपयोग करके गलीचे बनाने में शामिल पारंपरिक बुनाई प्रक्रिया में विपरीत इन जटिल गलीचों को तैयार करने के लिए फेल्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। हालांकि कच्चे माल की कम उपलब्धता, कुशल जनशक्ति की कमी और सीमित विपणन तकनीकों जैसे विभिन्न चुनौतियों के कारण 1998 से 2008 के बीच नमदा शिल्प के निर्यात में लगभग 100% की गिरावट देखी गई थी। मतलब ये एकदम एक प्रकार से पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, परंतु इसको अब शुरू किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15th। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा। एक गंबूसिया
मछली होती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के जल निकायों में गंबूसिया मछली, जिसे आमतौर पे मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है, को छोड़कर मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। ठीक, कि वो गंबूसिया मछली को डाल देंगे, जिसकी वजह से डेंगू और जैसे मलेरिया वाले जो मच्छर हैं वो आएंगे ही नहीं। ठीक, जिसकी वजह से ये बीमारी नहीं फैल सकती ज़्यादा। तो गंबूसिया मछली बेटा होती क्या है? तो आंध्र प्रदेश में डेंगू के मामलों की चिंताजनक संख्या को संबोधित करने के लिए राज्य के जल निकायों में लगभग 10 मिलियन गंबूसिया मछली डाली गई हैं। गंबूसियम एफिनिस, जो दक्षिण पूर्वी अमेरिका के मूल निवासी मछली है, को मच्छरों को लार्वा खाकर उनकी आबादी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता के कारण चुना गया है, क्योंकि ये क्या करती हैं? मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं। ठीक, चिंताएं और संभावित नुकसान अगर बात की जाए तो इच्छित उद्देश्य के बावजूद गंबूसिया मछली की रिहाई ने मीठे पानी को निकायों में देसी प्रजातियों को संभावित नुकसान के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। गंबूसिया मछली की आक्रामक प्रकृति मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा कर देती है। यह मछली बहुत आक्रामक मछली है ना, खतरनाक मछली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चाचिन चराई महोत्सव। चाचिन चराई महोत्सव चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया और यह अरुणाचल प्रदेश में बेटा होता है। चाचिन चराई महोत्सव जो है, अगर बात की जाए चाचिन चराई महोत्सव के बारे में, तो चाचिन चराई महोत्सव जो है तवांग क्षेत्र में बड़े उत्साह उमंग के साथ आयोजित किया जाता है। चाचिन में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र में स्थानीय चरवाहे अपने पारंपरिक व्यवसाय का जश्न मनाने और अपनी संस्कृति विरासत का सम्मान करने के लिए एक साथ आए। पारंपरिक व्यवसाय और आजीविका। मोनपा जीवन शैली जो इस क्षेत्र में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, खानाबदोश चरवाहे के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। चरवाहे अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए निर्वाह कर खेती की इस आदिम रूप में निर्भर हैं। पूरे इतिहास में बुमला दर्रे के निकट चाचिन और निकटवर्ती चरगाह क्षेत्रों ने स्थानीय मोनपा समुदाय के जीवन के पारंपरिक तरीके का समर्थन और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक, चरगाहों को समर्थन देने की पहल अगर बात की जाए तो त्यौहार के दौरान स्थानीय चरवाहों को समर्थन की पहल की गई। चरवाहों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया, जो कि अक्सर शहरी चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में अभाव में दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त चरवाहों के पशुधन याक की भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। पशु स्वास्थ्य पर व्याख्यान का उद्देश्य चरवाहों को बेहतर पशुधन देखभाल के लिए ज्ञान से लैस करना था। ठीक, चरगाहों का महत्व क्या है? तो तवांग क्षेत्र में पारंपरिक चरगाहों का अत्यधिक महत्व है। वे न केवल स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के समकालीन स्वरूप प्रदान करते, बल्कि मोनपा ऐतिहासिक विरासत के महत्वपूर्ण टुकड़े को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा है, डोनानेमैब क्या है? अल्जाइमर रोग एक दुर्बल करने वाला न्यूरो डिजेनेरेटिव विकार चिकित्सा पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए लंबे समय से चुनौतियां खड़ी करता रहा। हालांकि हाल के घटनाक्रमों में डोनानेमैब नामक एक नई दवा की मंजूरी आशा जगाई है। अल्जाइमर के लिए एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने अल्जाइमर रोग के लिए हाल ही में अनुमोदित दवा के रूप में आकर्षित किया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है शरीर में विशिष्ट अणुओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया और अल्जाइमर के मामले में डोनानेमैब विशेष रूप से अमाइलाइड बीटा प्रोटीन प्ले को लक्षित करता है। ठीक, धीमी गति से संज्ञानात्मक गिरावट। शुरुआती अल्जाइमर रोगियों को जिन्होंने डोनानेमैब प्राप्त किया, संज्ञानात्मक गिरावट में उल्लेखनीय मंदी का अनुभव था। नैदानिक परीक्षणों से पता चलता है कि डोनानेमैब ने संज्ञानात्मक गिरावट को 35.1% तक कम कर दिया। थेरेपी का प्रभावशीलता को न केवल संज्ञानात्मक गिरावट के माध्यम से मापा जाता, बल्कि स्मृति और मोटर कौशल के आकलन करके भी मापा जाता है। ठीक, ये पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करेगा भारत और यूएई। भारत और यूएई जो है अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के और अपनी तेजी भुगतान की प्रणालियों को जोड़ने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह विकास दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली बढ़ावा देने का मतलब क्या है? आरबीआई एक गवर्नर शक्ति का अंदाज और सेंट्रल बैंक के ऑफ यूएई के समकक्ष
खालिद मोहम्मद बलामा द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सीमा पर लेन देन के लिए भारतीय रुपये और यूएई दिरहम का उपयोग बढ़ावा देना चाहता है। यह एक स्थानीय मुद्रा निपटन प्रणाली स्थापित करता है जो चालू खाता लेन देन और अनुमत पूंजी खाता लेन देन को कवर करता रहता है। ठीक, भुगतान और संदेश प्रणाली का जोड़ना, इस तरह से क्या होगा, भुगतान और संदेश प्रणाली मैसेजिंग भी एक अच्छी हो जाएगी। ठीक, संबंध अच्छे होंगे। इससे एमओयू में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का यूए के साथ इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को जोड़ना भी शामिल है। इससे अतिरिक्त यह संबंधित कार्ड स्विच अर्थात रुपे स्विच और यूएई स्विच की कनेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। यह लिंकेज दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं के बीच तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित और लागत प्रभावी सीमा पर धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। ठीक, व्यापार लक्ष्य की ओर प्रगति। तो भारत और यूएई द्विपक्षीय व्यापार के लिए $100 अरब का लक्ष्य रखा। उत्साहजनक बात यह है कि व्यापार की मात्रा पहले $85 अरब तक पहुंच गई थी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध को दर्शाती है। व्यापार निपटान और तेज भुगतान प्रणाली के समझौता ज्ञापन से व्यापार सहयोग और बढ़ाने में सुचारू वित्तीय लेन देन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। राकेश पाल ने भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक पदभार संभाला। किस नंबर के? 25वें राकेश पाल जी। शिक्षा और प्रारंभिक कैरियर। राकेश पाल ने अपनी शिक्षा प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी से प्राप्त की और भारतीय तटरक्षक बल में अपने भविष्य की नींव रखी। जनवरी 1989 में वह तटरक्षक बल में शामिल हो गए थे और भारत के तटीय क्षेत्रों और समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित यात्रा पर निकल पड़े थे राकेश पाल जी। विशेषज्ञता इनके अंदर क्या है? तो राकेश पाल ने गनरी एंड वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फायर एंड कंट्रोल सॉल्यूशन में उन्होंने विशेष प्रशिक्षण लिया। अपने कौशल और ज्ञान को निखारने के प्रति समर्पण उन्होंने आईसीजी के पहले गनर होने की मान्यता दिलाई, जो इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का प्रमाण है। ठीक, प्रमुख नियुक्तियाँ, इसके पहले इनकी नियुक्तियाँ कैसे क्या थी? तो अपने विशिष्ट करियर के दौरान राकेश पाल ने भारतीय तटरक्षक बल में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनमें कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र, उत्तर पश्चिम, उप महानिदेशक, नीति एवं योजना और अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में उनकी नियुक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी यह है क्या बेटा? फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 पुस्तक प्रेमियों और ज्ञान प्रति उत्साही लोगों के समान रूप से आकर्षित करने के लिए तैयार है। 5 और 6 अगस्त को आयोजित होने वाली यह कार्यक्रम किताबों, विचारों और सांस्कृतिक विरासत की विविध दुनिया को प्रदर्शित करते हुए व्यापक अनुभव का वादा करता है। निःशुल्क प्रवेश के साथ सांस्कृतिक मंत्रालय का लक्ष्य समावेशी मंच बनाना जो पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा दे, पुस्तकालयों का जश्न मनाए और बौद्धिक आदान प्रदान का बढ़ावा दे। ठीक, गतिविधियाँ क्या है बेटा? तो गतिविधियाँ, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 आकर्षक गतिविधियों का एक श्रृंखला प्रदान करता है। उपस्थित लोग विचारोत्तेजक प्रदर्शनियाँ, आकर्षक पुस्तक लेखक सत्रों और बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यशालाओं में शामिल हो सकती हैं। ये गतिविधियाँ जिज्ञासा और कल्पना को बढ़ावा देने के त्यौहार के प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। ठीक, सामुदायिक ड्राइंग रूम। सांस्कृतिक मंत्रालय और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के पुस्तकालयों को जीवंत सामुदायिक स्थानों पर बदलना। पुस्तकालयों को समुदाय के ड्राइंग रूम के रूप में मानकर मंत्रालय का लक्ष्य बौद्धिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका जोड़ देना। यह महोत्सव इस लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में कार्य करता है, जो तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में भौतिक पुस्तकालयों के महत्व को मजबूत करता है। ठीक, बच्चों के लिए समृद्ध अनुभव। यह त्यौहार कम उम्र में पढ़ने की प्रति विकसित करने का महत्व पहचानता है। समर्पित बच्चों के क्षेत्र में छोटे बच्चों को कहानी सुनाने के सत्रों में मोहित किया जाएगा, ओरिगेमी की कला शामिल किया जाएगा और रोमांचक पढ़ने के साथ साथ साहसिक कार्य शुरू किए जाएंगे। ठीक, बच्चों के लिए समृद्ध अनुभव है आएगा। नेक्स्ट है, गुजरात में बनाया जाएगा C-295 सैन्य परिवहन विमान। नवंबर 2024 तक गुजरात के वडोदरा में एक पूरी तरह से चालू कारखाना की स्थापना की जाएगी, जो भारत के एरोस्पेस उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। यह कारखाना पहले भारतीय निर्मित सैन्य परिवहन विमान C-295 के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के तहत इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना। ठीक, C-295 का आगमन।
2021 में 26 एयरबस C295 विमानों का अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया, जो देश की रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पहले 16 विमानों की डिलीवरी स्पेन और सेविले में अंतिम असेंबली की लाइन में की जाएगी। टाटा एडवांस्ड सिस्टम और भारत सरकार के बीच एक औद्योगिक सहयोग देश के भीतर शेष 40 विमानों का निर्माण और संयोजन की देखरेख करेगा। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय विनिर्माण को सशक्त बनाना। कई वर्षों से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भारत में सैन्य विमान उत्पादन का अधिकार रखा। हालांकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश में विनिर्माण क्षमताओं में विविधता लाने और उन्हें बढ़ाने का प्रयास करता। वडोदरा में पूरी तरह से चालू फैक्ट्री की स्थापना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तकनीकी विशिष्टताएं भूमिका है। C295 विमान एक व्यापक एयरफ्रेम का दावा करता है, जिसमें 14,000 से अधिक हिस्से और घटक शामिल हैं। छोटे और कच्चे रनवे पर संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। C295 इंडियन एयरफोर्स के परिवहन कर्तव्यों को पूर्ण निभाएगा और सैनिकों को सामग्री और यानी कि पैराट्रूपर्स को ले जाने की क्षमता के साथ साथ C295 देश भर में संसाधनों को तेज और कुशल आंदोलन के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करेगा। ठीक, भविष्य की संभावनाएं। C295 विमान के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन में विदेशी विनिर्माण और क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में अगले दशक के भीतर लगभग 15,000 उच्च कुशल नौकरियां और अतिरिक्त 10,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश में ईवी के लिए सब्सिडी पोर्टल लॉन्च। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्पित सब्सिडी पोर्टल लॉन्च करके राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस पहल से उन ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 के बाद ई वाहन खरीदे हैं, ताकि वे अपनी पर्यावरण अनुकूल पसंद के लिए वित्तीय सहायता का दावा कर सकें। यूपी ईवी सब्सिडी नाम का पोर्टल व्यक्तियों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करें। मुख्य बिंदु इसके क्या है बेटा? पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए 4 स्तर सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। सत्यापन प्रणाली में डीलर स्तर पर शुरुआत होगी, इसके बाद पंजीकरण और विभागीय सत्यापन होगा, अंतिम सत्यापन परिवहन निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। इस संपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य आवेदकों की पात्रता को प्रमाणित करना और सब्सिडी योजना के किसी भी दुरुपयोग को रोकना। ठीक, ये चीज था। सब्सिडी राशि और पात्रता मानदंड क्या है? तो सब्सिडी योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी जो विभिन्न खंडों में कोई वाहन खरीदते हैं तो सब्सिडी के लिए पात्र हैं। 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत 2 लाख खरीद पर 5,000 रुपये अतिरिक्त प्रति वाहन की सब्सिडी उपलब्ध है। सब्सिडी राशि एक फैक्ट्री लागत के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 25,000 से पहले खरीद पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये प्रति सब्सिडी उपलब्ध है, वह भी एक्स फैक्ट्री लागत के 15% से अधिक नहीं है। ठीक, तो करंट अफेयर के तहत बेटा ये वीडियो हमने लाई थी आज। ये थोड़ा लेंदी है, बड़ी है, तो अगर समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आपको ज़रूर आएगा। ठीक, और बाकायदा प्रॉपर नोट्स भी हैं। ठीक, तो बेटा आप लोगों को वीडियो जैसी भी लगी हो, आप लोगों को वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग जरूर पूरी वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।